वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन की वंशागति किस प्रकार होती है, इस वीडियो में ये आप समझेंगे विथ क्रॉस बना के मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ कि एक जीन की वंशागति किस प्रकार होती है, मेंडल ने उसके लिए कैसे प्रयोग किए थे, क्या किया था, ये सारा कुछ जानने वाले हैं आप इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने टर्मिनोलॉजी वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं या इससे पिछले सीरीज़ के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखिए, क्योंकि ये टॉपिक फिर आपको और अच्छे समझ आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। जैसा कि एज अ नेम सजेस्ट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जब कभी एक लक्षण को लेकर, मैंने बताया था मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे, पाइसम सेटाइवम, और उसके उन्होंने 7 विरोधात्मक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज़ किए थे, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो उन्हीं कैरेक्टर्स को, उन्हीं ट्रेट्स को लेकर मेंडल ने कुछ क्रॉस कराए। तो जब उन्होंने केवल एक ही ट्रेट को लेकर क्रॉस कराया, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन और वन जीन, वही कहलाती है। तो इसके लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो सबसे फैमिलियर एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो किए थे तने की लंबाई पर। जैसा मैंने बताया था, तने की लंबाई मेंडल किए। तो प्रयोग करने के लिए उन्होंने जैसा कि मैंने बता रखा है, प्रत्येक ट्रेट के कैरेक्टर के 2 रूप होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। तो तने की लंबाई का डोमिनेंट रूप होता है लंबापन, और रेसेसिव रूप अर्थात जो एक्सप्रेस नहीं होता है प्रथम जनरेशन में, वो होता है बौनापन। तो उन्होंने एक लंबे तने वाले पौधे मटर के और एक बौने तने वाले मटर के पौधे के बीच क्रॉस कराया। फिर उन्होंने क्या देखा कि F1 पीढ़ी में उन्हें सारे पौधे लंबे ही प्राप्त हुए, एक भी बौना पौधा प्राप्त नहीं हुआ। काफ़ी आश्चर्य हुआ मेंडल को ये जानकर। फिर मेंडल ने यही जो एक्सपेरिमेंट उनका था वो कई और जो 7 ट्रेट्स हैं उनके ऊपर किया, तो भी उन्हें यही रिजल्ट प्राप्त हुआ कि पहली पीढ़ी में सारे पौधे, केवल जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वही एक्सप्रेस हुआ, रेसेसिव कैरेक्टर जो अर्थात अप्रभावी लक्षण था वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बीज उन्हें F1 पीढ़ी से प्राप्त हुए उनको उन्होंने स्वपरागित किया, स्वपरागण किया, और सब स्वपरागण किया तब उन्हें और भी आश्चर्यजनक रिजल्ट प्राप्त हुए। उन्हें क्या ज्ञात हुआ कि अब F2 पीढ़ी में उन्हें 3 लंबे पौधे प्राप्त हुए और एक बौना पौधा प्राप्त हुआ, और जो लंबे और बौने पौधे प्राप्त हुए उनमें किसी भी तरह से लक्षणों की इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, अर्थात जो कैरेक्टर थे पेरेंट के रूप में लंबापन और बौनापन, 2 कैरेक्टर जो लिए थे वो आपस में मिक्स नहीं हुए, अर्थात कोई भी मीडियम हाइट वाला या थोड़ा कम ज़्यादा हाइट वाला कोई भी पौधा प्राप्त नहीं हुआ, या तो वो लंबा था सीधे सीधे या फिर वो बौना था। और जो रेशियो प्राप्त हुआ F2 जनरेशन में उनको, वो प्राप्त हुआ था 3:1, जिसे कहा गया फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, ये सारा मैंने टर्मिनोलॉजी पहले समझा दिया था जिससे आपको अच्छे समझ में आए। इसीलिए आप एक बार फिर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए मेरी, उसमें आपके सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरह से जेनेटिक्स की शब्दावली आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब इसको जो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए, इसको हम एक क्रॉस द्वारा समझेंगे, किस तरह से उन्होंने मटर के पौधे पर जो तने की लंबाई वाला को जो कैरेक्टर यूज़ किया था वो किस तरह से किया था, वो हम समझने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो देख तो लेते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। भाई लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है और ना ही मेरा ही कोई फायदा होने वाला है, कुछ लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उससे फायदा ये होगा कि ज़रूरतमंद लोगों के पास, ज़रूरतमंद बच्चों के पास, सभी के पास ये वीडियो पहुँचेगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो स्मैश करें लाइक बटन एंड लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। तो मेंडल ने क्या किया, मैंने बताया था कि लंबाई का गुण प्रयोग किया था। तो लंबाई का गुण प्रयोग किया तो उन्होंने जेनेटिक्स में अब कुछ सिंबल्स होते हैं, ये मैंने बताए थे आपको, ये मेल्स के लिए यूज़ किया जाता है एंड दिस वन इज़ यूज्ड फॉर फीमेल्स, ये फीमेल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने एक टॉल प्लांट यूज़ किया, तो यहाँ हम लिख देते हैं टॉल प्लांट, और उन्होंने एक डॉर्फ यानी कि बौना पौधा, डॉर्फ प्लांट यूज़ किया। और मैंने बता रखा है इनके लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं हम। तो टॉल प्लांट के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे, और दोनों ही हमेशा, क्योंकि ये प्योर लाइन कैरेक्टर हैं, शुद्ध नस्ली कैरेक्टर हैं, तो ये होमोजाइगस कंडीशन में ही होंगे। तो उन्होंने जो यूज़ किया था TT फॉर
टॉल प्लांट, और डॉर्फ प्लांट के लिए स्मॉल टी यूज़ करेंगे। और ये इसके पेरेंट्स हैं। जब क्रॉस बनाते हैं तो यहाँ पे हमें दर्शाना पड़ता है हम क्या कर रहे हैं। तो दीज आर द पेरेंट्स, पी सिंबल यूज़ करते हैं फॉर पेरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब जनन की प्रोसेस होती है उससे पहले युग्मकों का निर्माण होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो पहले यहाँ पर गैमीट्स बनते हैं। तो ये इसको हम, और गैमीट्स आपको पता है इन मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन में आधे हो जाते हैं। तो उसको आधे हो जाएंगे तो 50% वी विल यूज़ वन सिंगल। तो सो इट विल बी कैपिटल टी गैमीट एंड इस विल बी स्मॉल टी। तो अब यहाँ पे हम इनको लिख सकते हैं फॉर जी। जी स्टैंड्स फॉर गैमीट्स, ये युग्मक हैं। इसके बाद उन्होंने, मेंडल ने क्या किया था, इनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया था। तो जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया तो उन्हें क्या रिजल्ट प्राप्त हुए, क्योंकि देयर आर ओनली 2 गैमीट्स टी। तो यहाँ पर एक ही तरह का कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जो रिजल्ट दिखाई देने में क्या दिखाई देगा कि सारे पौधे जो प्राप्त हुए 100% टॉल। सारे कैसे पौधे प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसी ध्यान से समझिएगा, इसी आधार पर फिर मेंडल ने अपने नियम भी प्रपोज किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम उन्होंने दिए थे, वो इसी क्रॉस के आधार पर दिए थे। तो सारे पौधे, और ये हमें जो पीढ़ी प्राप्त होगी इट विल बी नोन एज, मैंने बता रखा है टर्मिनोलॉजी वाली वीडियोज में, F1 जनरेशन मीन्स फर्स्ट फ्लियल जनरेशन, और प्रोजेनी भी इसको हम टर्म यूज़ करते हैं। तो जब ये मेंडल को सारे पौधे लंबे प्राप्त हो गए तो उसके बाद मेंडल ने इसकी दूसरी पीढ़ी प्राप्त करने का देखा कि देखते हैं दूसरी पीढ़ी में क्या होता है। तो इस पीढ़ी में जो भी पौधे प्राप्त हुए उन्होंने उनके बीजों को लिया और उसके बाद उनको क्या किया, स्वपरागित किया, सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो अब यहाँ पे हम इनको स्वपरागित ही करेंगे, तो ऑन सेल्फिंग। और सेल्फिंग का मतलब इनको आपस के ही पौधों के साथ हम सेम कॉम्बिनेशन से क्रॉस कराएंगे। ये इन्होंने F2 पीढ़ी में किया था। अब यहाँ पर लेकिन हम चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये कंडीशंस क्या थी, दीज आर द होमोजाइगस, ये अपने कैरेक्टर के लिए शुद्ध नस्ली थे, प्योर ब्रीडिंग थे। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर की मिक्सिंग हो गई बिकॉज इट इज़ हाइब्रिड। ये किस प्रकार का है, हाइब्रिड। क्यों हाइब्रिड है, इसमें एक होमोजाइगस है, टॉलनेस का जीन है, और एक स्मॉल टी डॉर्फनेस का जीन है और एलील है। तो जब यहाँ पे, अब इसके लिए हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसके लिए मैंने बताया था आपको, एक पुनेट स्क्वायर होता है जिसमें स्क्वायर बनाकर और एज पर रिक्वायरमेंट उसमें हम उसको फिल करके हम अपने कॉम्बिनेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। आप चाहे पुनेट स्क्वायर के तरीके से ही बना सकते हैं, या एक और मेथड होता है सिंपली ज्वाइन करने का, उससे भी आप F2 जनरेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम इस तरह से मिलाते हैं। तो ये हमें प्राप्त हुआ कैपिटल टी, मल्टीप्लाई करना है सिंपली। इसी को अब फिर लेके दूसरे वाले से हम इसको ज्वाइन करेंगे, इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस वाले को लेकर हम इससे ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, और सबसे लास्ट में हम ज्वाइन करने वाले हैं इसको, तो इट विल बी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये एक तरीका होता है। ये अगर ना आपको थोड़ा टफ लगे तो आप पुनेट स्क्वायर के तरीके से ही बना सकते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि एक जीन की वंशागति है तो यहाँ पे हमें 4 खाने ही बनाने पड़ेंगे। अगर 2 जीनों की वंशागति होती तो उसका हम स्क्वायर कर दें, मीन्स 4 × 4, हमें 16 खाने बनाने होते। तो यहाँ पे 4 खानों से ही काम चल जाएगा। और दोनों तो ऐसे ही दिखाएंगे हम जो यहाँ पे हमने दिखाए थे। अब 2 जो हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेटिंग फ्लावर्स प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे हम उनके एलील्स शो करेंगे, तो इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा वाला भी सेम यही है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये अब हम जो कॉम्बिनेशंस प्राप्त कर रहे हैं F2 पीढ़ी में, वो हम प्राप्त कर रहे हैं एस पर पुनेट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए कैपिटल टी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट वन स्मॉल टी। यहाँ पर भी सेम वही कॉम्बिनेशंस प्राप्त हुए जो हमें यहाँ पर प्राप्त हुए थे। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको इजी लगे, वो आप वो सीखें। दोनों से ही करेक्ट कॉम्बिनेशंस आपको प्राप्त करेंगे। हाँ, सिंगल जीन की जब वंशागति है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन जब आपको 2 जीन की वंशागति या फिर 3 जीन की वंशागति पढ़नी होगी तब आपको पुनेट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ये कॉम्बिनेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो अब यहाँ पे हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के सीड्स को ग्रो कराया, तो मैंने बताया, और ग्रो कराने के बाद उनको सेल्फिंग कराई, स्वपरागित कराया। जब स्वपरागित कराया तो जो रिजल्ट प्राप्त हुए थे, अभी मैंने एज अर्लियर इन वीडियो बता दिया था कि 3 लंबे पौधे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से, ये 3 लंबे पौधे और एक
बौना पौधा प्राप्त हुआ, दे विल बी टॉल, ये हमारा डॉर्फ। यही नतीजा आप यहाँ भी देख सकते हैं, दीज 3 विल बी टॉल एंड दीज 1 बी डॉर्फ। यानी कि आप यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि पहली पीढ़ी में केवल ये कैरेक्टर उत्पन्न हुआ था, मीन्स ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, और ये जो हमारा बौनापन था ये हमारा रेसेसिव कैरेक्टर था। तो पहली पीढ़ी में रेसेसिव कैरेक्टर उत्पन्न नहीं होता, ये कभी उत्पन्न नहीं होता। मेंडल ने जो अपने नियम बनाए, मैंने बताया इसी आधार पर बनाए थे। तो अभी हमें क्या प्राप्त हुआ, अब इसको अगर हम अनुपात के रूप में लिखें तो आप देख रहे हैं 3 लंबे पौधे हैं और सिंपली एक बौना पौधा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे वही चीज़, क्योंकि मेथड्स अलग अलग हैं, आप चाहे इसको यूज़ करें चाहे इसको यूज़ करें, 3:1। और इस रेशियो क्या नाम दिया जाता है, फेनोटिपिक रेशियो। ये आपको मैंने, अब फेनोटिपिक रेशियो क्या होता है, इसको हम दृश्य रूप अनुपात भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, डिटेल में समझना हो तो आप मेरा पिछले वीडियो टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देखिए, उसमें सारा मैंने समझाया कि फेनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। देखने पे, यानी सिंपली देखने पे कोई भी कैरेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है, कैसे पौधे या किसी भी जिस पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें सिंपली ये लंबे दिखाई दे रहे हैं, ये बौना दिखाई दे रहा है। इसको आपको पिक के जरिए भी दिखाई देगा कि 3 लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं और एक बौना पौधा दिखाई दे रहा है। मोस्ट क्लियर डायग्राम, क्योंकि हमें यहाँ पे तो ग्रॉस समझना था, ये जरूरी था। आप इस डायग्राम से ये भी समझ सकते हैं कि 3 लंबे दिखाई दे रहे हैं, एक बौना दिखाई दे रहा है। तो फेनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। अर्थात मेंडल शॉक्ड हुए कि अब जो कैरेक्टर डॉर्फनेस का था पहली जनरेशन में उत्पन्न नहीं हुआ F1 में, लेकिन वो F2 में उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पे अपन क्या टर्म डिनोट कर देंगे, F2। ये हमारी F2 जनरेशन प्राप्त हो गई। और F2 जनरेशन में जो फेनोटिपिक रेशियो प्राप्त हुआ वो 3:1 प्राप्त हुआ। एक रेशियो मैंने और बताया था कि जीनोटिपिक रेशियो, जिसे जीनोटाइप भी कहते हैं, उसे हम कैसे निकालते हैं सिखा दिया था। अब यहाँ पे निकालेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो हम देखेंगे एलील्स के अकॉर्डिंग, जीन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंपली वो जीन्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर हम जीन्स के अकॉर्डिंग देखें, इसके ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है और ये भी होमोजाइगस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में ये हमारा प्योर टॉल कहलाएगा, और प्योर टॉल केवल एक ही पौधा है। ये दोनों हाइब्रिड टॉल हैं 2, और ये हमारा प्योर डॉर्फ है इन होमोजाइगस कंडीशन। तो इस कंडीशन में, या ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं आप, तो जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो प्राप्त होगा 1:2:1, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये केवल ये नहीं है कि आप तनी की लंबाई के लिए अगर ये क्रॉस बनाएंगे तो आपको ये रेशियो प्राप्त होंगे। आप मेंडल द्वारा दिए गए जो 7 परस्पर विरोधी जो लक्षण थे, लास्ट वीडियो में जो मैंने टेबल दी थी आपको, उसमें अगर आप देखेंगे 7 कैरेक्टर था। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर आप क्रॉस ड्रॉ करेंगे तो आपको फेनोटिपिक और जो जीनोटिपिक रेशियो हो सेम यही प्राप्त होने वाला है। आपका कोई मेथड चेंज नहीं होगा। सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बट रेशियो जो प्राप्त होगा आपको सेम यही प्राप्त होंगे। 3:1 एंड 1:2:1 विल बी द जीनोटिपिक रेशियो। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, रेशियो फिक्स होते हैं, दीज आर नॉट चेंजेबल, इनको चेंज नहीं किया जा सकता एज अ मेंडल। तो मेंडल ने जब ये क्रॉस करा लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या अंदाज़ा लगाया, उनको ये ज्ञात हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पीढ़ी में लंबा कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, केवल बौनापन एक्सप्रेस नहीं हुआ, और दूसरी पीढ़ी में बौनापन भी एक्सप्रेस हो गया और सिंगली, एज ए सिंगली एक्सप्रेस हुआ पर सिंगली। तो इसका मतलब उन्होंने ये ज्ञात समझ गए कि कोई ना कोई ऐसा पदार्थ था जो गैमीट्स के जरिए उन संतानों में पहुंचा पेरेंट्स के जरिए। तो ऐसा कोई ना कोई मीडिएटर रहा होगा। उसी मीडिएटर के लिए मेंडल ने टर्म यूज़ किया था, मैंने बताया था फैक्टर, कारक यूज़ किया था उन्होंने कि कारक युग्म, और इन्हीं को कारक युग्म जब ये जोड़े में होते हैं तो वो फैक्टर ही होता है मेंडल के अकॉर्डिंग, जो एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ले जाता है। ये मेंडल ने बताया था। लेकिन अब मैंने बताया जैसे कि टर्मिनोलॉजी वाली वीडियोज़ मैंने समझा दिया था कि अब हम एक मॉडर्न टर्म यूज़ करते हैं इन द यूज़ ऑफ फैक्टर, हम यूज़ करते हैं जीन। इसीलिए मैंने बताया था कि जीन्स ही होते हैं आनुवांशिकी की इकाई, क्योंकि कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ले जाने की जिम्मेदारी है, उनके एक्सप्रेशन की जो जिम्मेदारी है, वो जीन्स की होती है। जीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन द जेनेटिक्स। लेकिन मेंडल को जीन टर्म यूज़ नहीं किया था, जीन टर्म वाज कॉइन्ड बाय जॉनसन। ये जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीन्स बाद में यूज़ किया। मेंडल पहले ही अपना एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, तो उन्होंने फैक्टर टर्म यूज़ किया था कि फैक्टर ही होते हैं जो पेयर्स में होते हैं हमेशा, और जो एक साथ अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब डिपेंड करेगा वो फैक्टर डोमिनेंट था या रेसेसिव। तो डोमिनेंट
एक रिजल्ट उन्हें यह भी मिला कि पहली पीढ़ी में जब भी उन्होंने 7 कैरेक्टर यूज़ किए थे, 7 कैरेक्टर यूज़ करके जब उन्होंने देखा तो उन्होंने हमेशा देखा कि पहली पीढ़ी में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्रोड्यूस हुआ, रिसेसिव कैरेक्टर एक बार भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। उसी आधार पर मेंडल ने अपने एक संकर क्रॉस पे, मीन्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड 2 लॉज प्रपोज किए, जिसमें पहला लॉ उनका जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा उन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। ये 2 लॉज मेंडल ने इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसी को हम एक जीन की वंशागति या मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो आज उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ईजीएस्ट वे में आपको बताया है किस तरह से ये क्रॉस बनाया जाता है। अगर आपको नहीं समझ आता एक बार दोबारा देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा। लेकिन और इजी करना चाहते हैं, ये सब टर्म समझ में नहीं आएंगे, आपको जीन समझ में नहीं आ रहा है, या आपको ये फिनोटाइपिक रेशियो ही समझ में आ रहा है, तो उससे पहले आपको जेनेटिक्स की शब्दावली सीखनी होगी। उसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं ऐसे ही अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मेंडल ने कौन से लॉज दिए और उन लॉज को कैसे एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।